Good morning, class 8. Now, beta, you have to study today 11th lesson of your science book. The topic is sound. ठीक है. डेली लाइफ में आप लोग तरह तरह के साउंड सुनते हो, तरह तरह की आवाजें सुनते हो. तो पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज साउंड? तो साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. यह भी एनर्जी का एक रूप है जो हमारे कानों में सेंसेशन, संवेदना उत्पन्न करता है और हमें आवाज सुनाई देती है. ठीक है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एवरीडे साउंड में आप देखिए क्या क्या देखते हैं. पक्षी बोलते हैं, कुत्ते की बोली आप सुनते हैं, व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज सुनते हैं, मनुष्यों की आवाज सुनते हैं. घर में जो तमाम चीजें हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, डिश वॉशर है, तो इस सब की आवाज आप सुनते हैं. तरह तरह की आवाजें आप सुनते हैं. तो नेचुरली एक बात आती है कि साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है, आवाज कैसे उत्पन्न होती है. देखिए, आवाज उत्पन्न होने के लिए, साउंड प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन जरूरी है. वाइब्रेशन होना. अब वाइब्रेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ओरिजिनल प्लेस या अपने मिड पॉइंट के इधर उधर बैक एंड फोर्थ मोशन होना, यही वाइब्रेशन है. और जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, हिंदी में कह सकते हो कांपती है, कोई चीज वाइब्रेट करती है, तो आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज वाइब्रेट करती है, वो इस वाइब्रेशन को अपने आसपास की एयर को भी देती है. तो एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं. अब एक एयर का पार्टिकल अपने बगल वाले दूसरे एयर पार्टिकल को ये वाइब्रेशन देता है. इस तरह से ये वाइब्रेशन एक वेव के फॉर्म में हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें आवाज सुनाई देती है. कभी कभी वाइब्रेशन हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन दिखाई तब पड़ेगा जब एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो वाइब्रेशन का. जहां एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा वहां पे वाइब्रेशन दिखाई नहीं देगा. एम्पलीट्यूड शायद आपको ना याद हो, मैं फिर से याद दिला देती हूं. कोई भी चीज जब वाइब्रेट कर रही है तो अपने मिड पॉइंट से एक तरफ जो मैक्सिमम दूरी वो तय करती है, वो होता है इसका एम्पलीट्यूड. इन्होंने समझाया कि जब आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको आप पकड़ के और फिर छोड़ोगे, प्लग करोगे, तो ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रिंग ही वाइब्रेट करता है. सच्चाई है कि होल इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन होता है और पूरे इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन से आवाज उत्पन्न होती है, जो कि हम सुनते हैं. हम लोगों में, ह्यूमन बीइंग्स में, जो विंड पाइप है हमारे, विंड पाइप के ऊपर वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स पाया जाता है, जिससे कि आवाज निकलती है. और इस आवाज को कंट्रोल करने के लिए दो कॉर्ड यानी धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, वोकल कॉर्ड्स. बताया गया है कि दे आर थिन मेम्ब्रेन्स. इन्हीं की हेल्प से हम लोग कई तरह की आवाज भी मुंह से निकाल सकते हैं. यदि वाइब्रेशन आप शो करना चाहें तो सबसे बढ़िया
इसका तरीका है, जैसे देखिए लोग ये ड्रम ये बजा रहे हैं, तो ड्रम को जब बजा रहे हैं तो इसमें ड्रम में वाइब्रेशन हो रहा है, ये शो करने के लिए छोटे छोटे कागज के टुकड़े इस पे रख दीजिए, बिट्स ऑफ पेपर। जब ये बजाएंगे और वाइब्रेशन होगा तो वो जो पेपर है वो जैसे कि लगेगा कि जंप कर रहा है ड्रम पर। क्यों? क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेशन होगा तो पेपर के बिट्स ऑफ पेपर जो है वो हल्के हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो भी उसके साथ मूव करते हैं। एक चीज और इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, साउंड के बारे में, कि साउंड में मैंने कहा कि कोई चीज वाइब्रेट होगी, अपना वाइब्रेशन वो बगल के एयर पार्टिकल को देगी, वो एयर पार्टिकल अपने बगल के एयर पार्टिकल को वाइब्रेशन देगा। ऐसे करते करते वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है। यदि एयर ना हो तो तब वाइब्रेशन को कौन लेगा, कौन हमारे कानों तक पहुंचाएगा? दैट मीन्स एयर को मीडियम चाहिए, सॉरी साउंड को आगे जाने के लिए मीडियम चाहिए। यदि मीडियम नहीं रहेगा, वैक्यूम रहेगा, तो साउंड आगे नहीं जा सकता। वैक्यूम में साउंड नहीं चलती है, साउंड आगे नहीं बढ़ती वैक्यूम में। ठीक है, तो एक तो जानकारी आपको ये हुई कि साउंड जो है वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, साउंड जो है वैक्यूम में आगे नहीं बढ़ती है, और साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो साउंड जो है वो वेव फॉर्म में है, और वेव की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। और ये चीजें साउंड के कई स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती हैं। अभी देखते हैं क्या क्या। ठीक है, वाइब्रेशन को समझाने के लिए और ये एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए इन्होंने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया है। देखिए यहां पे इन्होंने सिंपल पेंडुलम बनाया हुआ है। सिंपल पेंडुलम क्या है? देखिए ये एक पॉइंट से, एक धागे से ये मेटल बॉब लटका दिया गया है। ठीक है, ये केवल ये है। इसके बाद इस मेटल बॉब को इधर ले जाकर के छोड़ दिया गया। ठीक है, तो मेटल बॉब को इधर ले जाकर छोड़ दिया तो यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, बॉब वापस आएगा, इस पॉइंट को भी मतलब इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएगा, फिर वापस आएगा। तो देखिए ये बॉब इधर गया, वापस आया, इधर गया, फिर वापस आया, ये 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अपने सेंट्रल पॉइंट से, मिड पॉइंट से ये एक तरफ जितनी दूरी इसने तय किया, चाहे इधर और चाहे इधर, वो मैक्सिमम दूरी जो होगी एम्पलीट्यूड होगी। 1 ऑसिलेशन, जैसा कि हमने बताया कि बॉब यहां गया, वापस इधर चला गया, फिर इधर आया, इसको 1 वाइब्रेशन मानते हैं। ये 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, और 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हर्ट्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कहा कि इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेंडुलम जो है वो 1 सेकेंड में 5 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस या जितने वाइब्रेशंस होते हैं
उन वाइब्रेशंस का जो नंबर है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। 1 सेकेंड में होने वाले वाइब्रेशंस का नंबर ऑफ वाइब्रेशंस in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आवाज को प्रभावित करती है। जितनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज होगी उतनी ही तीखी होगी, और लो फ्रीक्वेंसी की आवाज भारी होगी। बच्चों की आवाज हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, तीखी आवाज होती है। फीमेल की भी आवाज हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, और मेल की आवाज थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, इसीलिए ग्रफ होती है, थोड़ी कड़ी या रूखे टाइप की होती है। हाई पिच्ड बर्ड की आवाज है, लो पिच्ड लॉयन की आवाज है। इससे आपको समझ में आ रहा है ना। देखिए, बर्ड की आवाज तीखी है, लॉयन की आवाज जो लाउड जरूर होगी लेकिन भारी होगी, और जो तीखी आवाज होती है वो हाई पिच्ड होती है, और भारी आवाज जो है वो लो पिच्ड है। ठीक है। और पिच और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। एम्पलीट्यूड क्या है मैंने अभी भी बताया आपको। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है मिड पॉइंट से जो मैक्सिमम दूरी तय करता है वो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है वो साउंड की लाउडनेस को तय करता है। एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है तो लाउडनेस भी बढ़ती है। ठीक है। और एम्पलीट्यूड घटेगा तो लाउडनेस घटेगी, सॉफ्ट आवाज आएगी। आवाज को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है डेसिबल, DECIBEL। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं दो आवाजों की पिच, लाउडनेस सब कुछ सेम हो, लेकिन फिर भी ये समझ में आता है कि ये दोनों आवाजें एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं है या फिर एक ही व्यक्ति की नहीं है। तो देखिए, चैप्टर के लास्ट पैरा में दिया है कि when a source of sound vibrates, it actually vibrates with many frequencies. The quality of sound depends on the different frequencies in the sound waves. A musical note is produced by a combination of frequencies. The loudest and the lowest are called fundamentals and the others are called harmonics. तो वही इन्होंने बताया है कि किसी भी आवाज की क्वालिटी क्या होगी वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसलिए भी आप पहचान लेते हैं कि आवाज का सोर्स क्या है। इन्होंने कहा है ना कि सेम पिच और लाउडनेस की आवाज होते हुए भी सेम पिच और सेम लाउडनेस की दो आवाजें आ रही, फिर भी थोड़ा सा आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं इसी के कारण कि जो सोर्स है साउंड का, जो वाइब्रेट कर रहा है, वो कई फ्रीक्वेंसीज उसकी हो सकती हैं, और क्वालिटी डिपेंड करेगी साउंड की इसी बात पर कि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है।